नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। और देखिए, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे मेरे से डीआरसीसी के बारे में। अप्लाई करने के बाद क्या क्या होता है, कितना दिन वेट करना पड़ता है, क्या क्या होता है। तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, क्योंकि मैंने भी अप्लाई किया था और क्या क्या मेरे साथ हुआ था जो कि मेरा इतना लेट हुआ था। और आप इसे अब अगर समझ जाते हैं तो आपको भी हो सकता है कि आगे चल के सब परेशानी ना हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन अगर आप पूरा समझ लेंगे, अगर देख लेंगे, तो आपको शायद यह समझ में आ जाएगा कि डीआरसीसी में क्या क्या होता है और कैसे आपका जो पेमेंट है आता है और क्या क्या प्रोसेस होता है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने 9 अगस्त 2019 को अप्लाई किया था डीआरसीसी में। उसके बाद करीब 20 दिन बाद जब सारा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गया था, उसके बाद मैं कॉलेज रिसीविंग लेके आ गया था, ठीक है। और उसके बाद जब मैं कॉलेज आया, फिर यहाँ पे अपना एडमिशन कराया, फॉर्म भरा था। यहाँ पे 1000 रुपया लगा था उस वक्त। अब तो नियम चेंज हो गया, ऑनलाइन होता है, लेकिन उस वक्त लगा था। प्रोस्पेक्टस उसमें मिला था और बाकी जो कुछ होते हैं, फॉर्म भरा था, डॉक्यूमेंट जमा किया था। उसके बाद फिर वहाँ से फिर मेरे को हॉस्टल मिला था। उसके बाद फिर जब मेरा क्लास चलने लगा था और करीब मैंने अगस्त में अप्लाई किया था। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अक्टूबर में मैं एक बार गया था पता करने के लिए बिहार कि क्यों मतलब इतना विलम्ब हो रहा है, क्या ऐसा कारण है। तो उस समय कुछ नहीं बताया गया मेरे को। और ऑनलाइन स्टेटस में ऐसे ही मेरा शो कर रहा था कि पेंडिंग है, अप्रूव्ड है, ऐसे जो आ रहा था ना, वैसे ही मेरा भी वैसे ही कुछ आ रहा था। उसके बाद फिर मैं आ गया कॉलेज पे और यहाँ पे फिर से अपना मतलब जो पढ़ाई था कंटिन्यू करने लगा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर दिसंबर जनवरी में मैं गया था एक बार डीआरसीसी में मिलने। और उस वक्त पे कुछ नहीं बताया गया। उस वक्त बताया गया कि आपके कॉलेज पे अभी जो MNSSBBY है ना, जो बिहार सरकार का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो अभी जांच चल रहा है कि कॉलेज को अभी ब्लैकलिस्ट किया गया है, तो अभी इसको लोन नहीं मिलेगा। तो मैंने तो बोला था कि हमारा तो जो बिहार सरकार का रूल है, रेगुलेशन है, उस सबको तो फॉलो करता ही है। निक ग्रेड ए है ही, और बाकी जो NBNRI द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो खास कुछ उन्होंने बताया नहीं। और उसके बाद पता चला कि जो अभी तो कुछ नहीं हो सकता है। तो बहुत सारे लड़कों लोग तो चले गए थे, उनका एग्रीमेंट भी हो गया था अक्टूबर नवंबर में ही, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। और बाद में फिर पता चला कि मेरा जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, वो जब कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो उसने मेरा MBA BBA प्लस MBA इंटीग्रेटेड कोर्स जो है ना, उसको सेलेक्ट कर दिया था। और उसके बाद अगर मैंने बोला कि सिलेक्ट हो गया है, तो वो तो मेरा गलती तो नहीं है और उसको फिर सही करना पड़ेगा। तो उसके बाद मैंने बोला, तो उन्होंने लोग ने बोला कि नहीं, अभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपके कॉलेज पे अभी जांच चल रहा है, इसलिए अभी हम लोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं और आपका अभी कुछ नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आ गया था फरवरी में आया था, 5 फरवरी को कॉलेज आ गया। और उसके बाद मेरे को 15 दिन बाद पता चला कि मेरा जो डीआरसीसी का जो है ना, कैंसिल हो गया है और मुझे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। वैसे तो मैं स्टेटस चेक कर रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कुछ दिखा नहीं रहा था जो ईमेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद। तो मैंने कॉल किया टोल फ्री नंबर पे, तो वहाँ पे भी उन लोगों को नहीं मिला मेरा जो फॉर्म का स्टेटस है कुछ भी। तो फिर उसके कुछ दिन बाद मेरे पास डीआरसीसी से कॉल आया कि आपका कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है, आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ से कॉलेज से गया अपने वहाँ बिहार में। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ कि उसके बाद डीआरसीसी में मैं गया। तो डीआरसीसी में जाने के बाद फिर मैंने ऑनलाइन कंप्लेन किया था जो बिहार लोक शिकायत निगम है ना, वहाँ पे कि बताइए, मुझे मालूम भी नहीं था, मेरा कैंसिल हो गया, फिर से मुझे अप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर वहाँ पे मुझे बताया गया कि इनका कॉलेज पे अभी जांच चल रहा है, अभी बिहार सरकार द्वारा जो रद्द किया गया है, तो अभी कुछ नहीं हो सकता है, अगर चाहे तो फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो उस समय मैं फिर से अप्लाई करने के लिए गया। तो फिर 2 दिन मैं गया था, दोनों दिन मैंने वापस लौट के आ गया। उस दिन पता चला कि जो
मेरा अभी आधार लिंक है तो उसको हटाना पड़ेगा, साइबर जो टीम है वो करेगा, ऐसा कुछ झोल हुआ। देखिए आप भी इन सब बातों को अच्छे से नोट कर लें। अगर आप जब अप्लाई करने जा रहे हैं तो अपना डॉक्यूमेंट जो है ना अच्छे से उसको मिलान कर लें, और बार बार देखें कि आपका जो आधार कार्ड पे नाम है वही सेम मार्कशीट पे है, और फादर का नेम है जो कि सही है वही है कि नहीं है। नहीं तो बहुत दौड़ना पड़ता है। मैंने करीब साल भर 7 महीना तक जाके किया था, मैं आपको आगे बता रहा हूँ। देखिए उसके बाद फिर मैं 2 दिन गया तो उसके बाद पता चला कि वो नहीं है, डीएम के साथ कहीं गई है मीटिंग पे, मतलब राउंड पे, तो वो नहीं थी। उसके बाद फिर मैं वापस घर आ गया और मैं सोचा था कि अब तो मतलब अप्लाई होगा ही नहीं, और ये क्या बोलते हैं, अब तो कैंसिल हो गया। और अब उसके बाद फिर लॉकडाउन लग गया पूरे देश में, और लॉकडाउन लग गया वो भी लगातार चलता रहा। जून जुलाई के बाद कुछ धीरे धीरे लॉकडाउन में छूट हुआ था, और उसके बाद मैं सितंबर में उसके बाद जब हुआ था ना, तो फिर मैं सितंबर में फिर से मैं गया। उस समय मेरे दादाजी का डेथ हो गया था, और मैं अगस्त में जा नहीं पाया, तो फिर मैं सितंबर में गया था। और मेरा जो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो भी मुझे छोड़ना ही पड़ा था। और उसके बाद मैं गया डीआरसीसी में, तो फिर सारे डॉक्यूमेंट था वही दिया और फिर अप्लाई किया। तो फिर मुझे पता चला कि मतलब आपका 1 साल का फ़ीस नहीं मिलेगा, और सिर्फ 2nd ईयर और 3rd ईयर का फ़ीस मिलेगा। और पहला साल का जो फ़ीस है वो इसलिए नहीं मिलेगा कि आपका जुलाई से जुलाई तक का सेशन होता है, तो मेरा अगस्त में एडमिशन था, ठीक है। और उसके बाद ये अगस्त में अगर मैंने मेरा अगर मई जून में फिर से अप्लाई रहता ना, तो हो सकता है फर्स्ट पेमेंट मिल जाता, लेकिन नहीं था। तो फिर फर्स्ट पेमेंट नहीं मिला मेरे को, और अप्लाई तो कर दिया मैंने। उसके बाद फिर क्या हुआ कि सितंबर में मैंने अप्लाई किया था। उसके बाद वो भी सिर्फ 2 किस्त में पैसा मिलता है, एक किस्त तो ख़त्म हो गया तो कहाँ से मिलेगा, और मैं जुलाई से जुलाई तक कहीं होता है। मैंने अप्लाई किया सितंबर में, तो उसके बाद फिर मैं सितंबर के बाद अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, 3 महीना वेट किया। उसके बाद भी वही स्टेटस दिखा रहा है बार बार। तो मैंने क्या किया कि फिर से बिहार लोक शिकायत निगम में कंप्लेन किया, और कंप्लेन किया। फिर मैंने वहाँ पे गया, तो फिर वहाँ के डीआरसीसी के जो मैनेजर थे वहाँ आए और बातचीत हुआ। और एडिशनल कलेक्टर के पास बिहार लोक शिकायत निगम का सुनवाई होता है, तो फिर मैंने वहीं पे उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया कि देखिए हम लोग के यहाँ से अभी कुछ कार्रवाई नहीं हो सकता है, हम लोग ने भेज दिया है, और टीपीवीए के पास पेंडिंग है। बताइए, मेरा करीब फरवरी तक टीपीवीए के पास ही पेंडिंग था। उसके बाद पेंडिंग शो कर रहा था स्टेटस मेरा, ठीक है। तो फिर मैं आ गया, मैंने कहा कि अब अप्लाई कर दिए हैं। उसके बाद कॉलेज भी खुल गया था, और एग्ज़ाम जो हुआ था नवंबर दिसंबर में 3rd सेमेस्टर का, वो तो छूट गया था क्योंकि फ़ीस नहीं आया था, जिसके चलते मेरा एग्ज़ाम भी नहीं दे पाया था मैं। उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर उसके बाद अप्लाई तो कर दिए थे। फिर उसके बाद मैंने बार बार बहुत सारा ईमेल आईडी पे बहुत सारा कंप्लेन किया, इधर उधर बहुत सारे ईमेल पे भेजता था, कॉल करता था। और शिक्षा मंत्री के पास कॉल करके, उसके पीए के पास करेंगे तो वो किसी और का नंबर देगा, वहाँ पे पूछेंगे तो उन लोग बोलेंगे कि आपका डीआरसीसी चाहिए, कि जो सही से कुछ नहीं हो पा रहा था। तो फिर हम हार नहीं माने थे। बहुत जगह मैंने तो किया था, मैं सोच लिया था कि अगर मेरा नहीं अप्लाई हुआ तो इन लोगों को भी हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि मैंने सारा डॉक्यूमेंट सब सही से अपना अटैच किया था, सब किया था। उसके बावजूद मेरा 2 बार कैंसिल हो गया था। इसलिए मुझे काफ़ी बोल सकते हो कि मैंने सोच लिया था कि अब तो मैंने अप्लाई किया तो इस बार तो मैं करवा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद मैंने बहुत सारा ईमेल पे कंप्लेन किया था, उसके बाद ये किया। फिर फरवरी में मैंने बिहार लोक शिकायत निगम में कंप्लेन किया, और उसके बाद मैं वहाँ गया नहीं, छोड़ दिया उसको। और ऑटोमेटिक वो जो क्या था वो डीआरसीसी वाले वहाँ जाते थे एडिशनल कलेक्टर के पास, अपना सबमिट करते थे फाइल की कहाँ तक मेरा प्रोसेस पहुँचा। हम उस समय कुछ नहीं करते थे, ना हम जा रहे थे ना कुछ मिल रहे थे। हम चुपचाप बस बैठे थे और वेट कर रहे थे और ऑनलाइन चेक कर रहे थे अपना स्टेटस।
फिर उसके बाद फरवरी में जाके 14-15 फरवरी के बाद मेरा स्टेटस फिर अप्रूव हुआ डीपीओ के पास। फिर अप्रूव होने के बाद पता है क्या हुआ, फिर उसके बाद मेरे को लगा कि अब तो अप्रूव हो गया। फिर बीएसएससी के पास गया, फिर मतलब ऐसे करते में के बाद ऐसे ही करते करते फिर मेरा जब स्टेटस शो किया, उसके बाद फिर करीब 10-12 दिन बाद फिर मेरे को कॉल आया था कि आपका मतलब जो मैसेज आया था कि आपका अप्रूव्ड हो गया। फिर उसके बाद कॉल आया कि आपका डीआईसीसी के द्वारा कि आपका हो गया है, आप स्टम्प पेपर 100 रुपये का और अपने गार्जियन के साथ कोअप्लिकेंट के साथ आइए आपका एग्रीमेंट के लिए। तो उसके बाद फिर मैं गया और अप्लाई किया, मतलब गया था अपने मम्मी के साथ। और उसके बाद मैंने वहाँ से सब कुछ हुआ, डॉक्यूमेंट में जो चेक होता है, उसके बाद वेरीफाई होता है, फिर एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट होने के बाद फिर मैं आ गया और फिर मेरा 31 तारीख को पेमेंट गया। तो सोच लीजिए मेरा 1 साल 7 महीना से भी ज़्यादा समय लग गया था इन सब झोल झाल चक्रों में। तो मैं इतना कुछ मतलब किया हूँ ना कि मतलब जान गया हूँ सारा सिस्टम, मतलब कहाँ क्या होता है, डीपीओ के पास, एफईओ के पास, एएम के पास कितना झोल होता है। और बहुत सारे लोग अगर ऐसा रहते तो वो लोग तो इतने समय में छोड़ देते कि अरे छोड़ो, नहीं मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए ये गलती जानते हैं डीआरसीसी वाला का ही था, उसने गलती किया था जिसके चलते मेरा सुधरा नहीं। और अगर फिर जब 11 सितंबर को 2020 में वहाँ से पटना द्वारा जो डिपार्टमेंट एजुकेशन फाइनेंस डिपार्टमेंट BSFCS कुछ ऐसा ही कुछ उसका नाम है, वहाँ से अप्रूव हुआ कॉलेज को कि हाँ अब इस कॉलेज को पेमेंट मिलेगा। तो उस समय ही मेरा पेमेंट आ जाता अगर पहले मेरा अगर मतलब बस एग्रीमेंट कराना रहता। लेकिन कंप्यूटर ऑपरेटर के एक गलती के चलते सोचिए मेरे को कितना झोल झाल में फंसना पड़ा। और उसके बाद तो मैं इतना दिन जाता था आता था, बहुत लोग तो मतलब मेरे को बोलते थे कि अरे तुम्हारा लग रहा है पेमेंट ही नहीं आएगा, ये होगा वो होगा, फिर कैंसिल हो गया मतलब। तो और मैं भी सोच रहा था कभी कभी कि लग रहा है कि अब छोड़ दे और दूसरा मतलब अपना जो बिहार में थे वहीं करते। मतलब इतना मतलब दौड़े थे ना हम, कहाँ कहाँ गए थे, ये सब किए थे, तो मैं जान गया हूँ। और तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इन सब बातों को मैंने इसलिए बताया कि आप हो सकता है कि आपने भी अप्लाई किया होगा तो आपको भी सब समस्या आ रही होंगी। तो देखिए अगर आपका स्टेटस शो कर रहा है TPVA तो उस पर मैं वीडियो बनाया हूँ, जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अलग अलग जो स्टेटस होता है उसका क्या मतलब होता है ना, मैं आपको बता दूंगा आने वाले वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और आप एक बात ध्यान दीजिए कि अपना डॉक्यूमेंट और जो अप्लाई कर रहे हैं उसमें एकदम अच्छे से साइन कहाँ करना है, ये क्या करना है, कहाँ नाम क्या है, सब मिला लीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत होता है। इतना दिक्कत होता है ना मतलब समझ नहीं सकते हैं। तो इस बात को ज़रूर एकदम अच्छे से याद कर लीजिए और मजाक में मत लीजिए, नहीं तो फिर आपका भी ऐसा ही झोल होगा आपके साथ भी। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। और कोई क्यूरी होता है और तो आशा किया जाएगा कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि मैं इतना सारा मतलब 1 साल 7 महीना तक इतना मतलब फेस किया हूँ ना कि मैं सब प्रोसेस मतलब लगभग समझ गया हूँ। और तमाम कंप्लेन करने के बाद भी कुछ भी नहीं होता है। तो इस पर भी आप मैं बताऊंगा कि अगर आपका 5-6 महीना से ज़्यादा हो गया, अगर नहीं आपका शो कर रहा है ना, तो आप लोक शिकायत में कंप्लेन करके छोड़ दीजिए, आप जाइए मत। वो ऑटोमेटिक आप उसका स्टेटस ऑनलाइन संख्या चेक करके अपना देखते रहिए, वहाँ पे आपको खुद पता चलेगा। आप जाएंगे वहाँ पे बोलेगा बता देगा DRCC, अपना फाइल सबमिट कर देगा कि हाँ यहाँ तक पहुँचा, उसके बाद हम लोग करेंगे और उसके बाद आपका केस क्लोज हो जाएगा। इसलिए आप जाइए मत, उसको छोड़ दीजिए, वो ऑटोमेटिक अपना जमा करते रहेगा, दिखाते रहेगा अभी यहाँ तक प्रोसेस हुआ, क्या क्या हुआ। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे वीडियो में। और कोई प्रश्न होता है तो ज़रूर पूछिए। ठीक है मित्रों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।